चंद साल पहले उन्होंने अपनी आपाई हवेली जो बाग के साथ वाक़ई थी उसे एक स्कूल की शक्ल दे दी थी। हवेली में उन्होंने अपने वालिद के दफ्तर की कमेटी रूम में इंतजामात मुकम्मल थे। डायरेक्टर आफताब मिर्जा ने आज की अलविदाई तकरीब के एहतमाम का हुक्म दिया था। इस अलविदाई तकरीब का एहतमाम दफ्तर के मुलाजिम सुप्रिटेंडेंट रफ़ीक अहमद के एजाज़ में किया गया। 1 बजे इस अलविदाई तकरीब का आगाज़ हुआ। स्टेज पर दरमियान वाली कुर्सी पर रफ़ीक अहमद, दाएं तरफ डायरेक्टर आफताब मिर्जा और बाएं तरफ असिस्टेंट डायरेक्टर राना राशिद बैठे हुए थे। तिलावत कलाम पाक से तकरीब का आगाज़ हुआ। दफ्तर के क्लर्क नूरानी मियाँ ने अपनी पुरसोज आवाज़ में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। इसके बाद मुकर्रिरीन ने रफ़ीक अहमद की शख्सियत और किरदार के बारे में अच्छे ख़यालात का इजहार किया। रफ़ीक अहमद सर झुकाए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे, जिसके फजल व करम से वो निहायत ईमानदारी और जिम्मेदारी से अपनी मुलाजमत के 38 बरस मुकम्मल कर पाए थे। अपने खिताब में डायरेक्टर साहब ने इनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए इन्हें ज़बरदस्त इंदराज में खराज तहसीन पेश किया। असिस्टेंट डायरेक्टर ने इनकी ईमानदारी और फ़र्ज़ शनासी का एक वाक़या बयान करते हुए आबोदीद हो गए। इनका कहना था कि रफ़ीक अहमद जैसे लोग ही हमारे माशरे का हकीकी हुस्न है। माशरे में सारी खूबसूरती ऐसे ही लोगों के दम से है। अपनी तारीफ सुनकर वो आबोदीद रफ़ीक अहमद भी थे। इनकी आंखों में टपकने वाले शुक्राने के आंसू इनके गले में डाले गए गुलाब के फूलों में जज़ब हो रहे थे। वो सारा वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे। रफ़ीक अहमद ने अपनी मुलाजमत की यादों को बयान करते हुए अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और अपनी गलतियों की माफ़ी की दरख्वास्त की। तकरीब के आखिर में डायरेक्टर साहब ने इन्हें यादगारी पेश करते हुए कहा, रफ़ीक अहमद साहब, हम आपको कभी फरामोश नहीं करेंगे। आपने काम और ईमानदारी का जो मियार दफ्तर में कायम किया है, हम इसे बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना फजल करे और आपको राह रास्त पर कायम रखे। रफ़ीक अहमद ने दुआ दी। रफ़ीक अहमद की बात सुनकर नए सुपरिटेंडेंट अब्दुल्ला साहब ने भी इनके करीब आ गए। उन्होंने रफ़ीक अहमद के मातहत 10 साल काम करने का मौका मिला था। उन्होंने रफ़ीक अहमद का हाथ पकड़कर कहा, आपके अच्छे कामों की खुशबू हमेशा इस दफ्तर के महके रखेगी। आपके लिए बहुत सी दुआएं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। आप वो सब का खुलूस मोहब्बत हमेशा मुझे याद रहेगी। अब मैं रुखसत चाहता हूँ। मुझे आज ही अपने गाँव वापस जाना है। थोड़ी देर होगी तो काफ़ी गाड़ी नहीं मिलेगी। रफ़ीक अहमद ने अपने सबसे हाथ मिलाते हुए कहा। शौकत रज़ा इन्हें बस अड्डे तक छोड़ने आए। वो काफ़ी देर तक हाथ हिलाकर रफ़ीक अहमद को अलविदा करते रहे। बस अब मोटरवे की तरफ बढ़ती ही रही थी। रफ़ीक अहमद के इर्द गिर्द यादें थीं। माँ की दुआओं का असर था। रफ़ीक अहमद को आसानी से क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। शहर में क़याम का मसला दरपेश आया तो दफ्तर के एक साथी ने वक्ती तौर पर सरकारी क्वार्टर देने के लिए थोड़ी सी जगह दे दी थी। बाद में उन्हें अपना सरकारी क्वार्टर मिल गया। वो हर हफ्ते गाँव जाते और 1 दिन के बाद वापस आ जाते। दफ्तर में आहिस्ता आहिस्ता काम सीखते रहे। लोग अपने कामों के सिलसिले में आते और दफ्तर के मुलाजिमीन रिश्वत लिए बगैर काम नहीं करते थे, तरह तरह से परेशान करते। रफ़ीक अहमद एक दीनदार आदमी थे, इसलिए वो इन बुराइयों से दूर थे। दफ्तर के साथी जानते थे कि वो रिश्वत नहीं लेता। रफ़ीक अहमद को कुछ में बैठे बैठे वो वाक़या भी याद आ गया जब इन पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगाया गया। एक आदमी ने अपना काम करवाने के लिए रिश्वत की पेशकश की तो रफ़ीक अहमद ने इसे डांट दिया था। अगले दिन वो डायरेक्टर के नाम दरख्वास्त लेकर आया, जिसमें रफ़ीक अहमद रिश्वत मांगने का इल्ज़ाम लगाया गया था। रफ़ीक अहमद के लिए ये लम्हा परेशान कौन था। डायरेक्टर ने रफ़ीक अहमद पर लगाए गए इल्ज़ाम की तहकीक के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। 15 दिन के बाद इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट डायरेक्टर साहब के सुपुर्द कर दी। रफ़ीक अहमद पर लगाए जाने वाले इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ। इस वाक़े में दफ्तर में रफ़ीक अहमद की इज़्ज़त में मज़ीद इजाफा हो गया था। रफ़ीक अहमद ने दफ्तर में निहायत ईमानदारी और फ़र्ज़ शनासी से अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। वो तरक्की करते करते क्लर्क से सुपरिटेंडेंट के ओहदे तक जा पहुँचे। वो औलाद जैसी नेमत से महरूम थे। उन्होंने वालिदैन के इंतकाल के बाद आबाई ज़मीन छोटे भाई के सुपुर्द कर दी थी। मुलाजमत से जो तनख्वाह मिलती वो मियाँ बीवी के लिए काफ़ी थी।
چند سال پہلے انہوں نے اپنی آبائی حویلی جو باغ کے ساتھ واقع تھی اسے ایک اسکول کی شکل دے دی تھی۔ حویلی میں انہوں نے اپنے والد کے نام پر ایک اسکول قائم کیا تھا۔ اسکول میں دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ تعمیر اخلاق اور کردار سازی کے لیے اہم نصاب سرگرمیاں اور کہانیاں سے مدد لی جاتی تھی۔ اسکول میں طلباء کی تعداد 40 تھی۔ ان کی یونیفارم اور کتب رفیق احمد فراہم کرتے تھے۔ رفیق احمد 38 سالہ یادوں سے ایسے کھوئے کہ سفر کٹنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ کوچ کے ٹھنڈے ماحول سے باہر آئے تو موسم خاصا گرم تھا اور ان کا بھتیجا انہیں لینے کے لیے موٹر سائیکل پر سوار بس اڈے پر پہنچ چکا تھا۔ 15-20 منٹ بعد وہ کچے صحن میں اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد رفیق احمد کپڑے بدلنے کے لیے اپنے کمرے میں گئے تو جیب میں دفتر کی قلم دیکھ کر حیران ہو گئے۔ یہ سبز قلم دفتر کی ملکیت تھی کیونکہ قلم سرکاری پیسوں سے خریدا گیا تھا۔ جیب میں قلم کی موجودگی نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ رات 10 بجے کا وقت تھا۔ اب گاؤں سے شہر جانا ممکن نہ تھا۔ رفیق احمد کو صبح ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ نماز فجر کے بعد جب وہ تیار ہونے لگے تو بیوی نے سوال کیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں شہر جا رہا ہوں۔ دفتر کی ایک امانت میری جیب میں آ گئی تھی۔ میں شام تک واپس آ جاؤں گا۔ جب تک یہ امانت سپرنٹنڈنٹ کے سپرد نہیں کروں گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ رفیق احمد تانگے میں بیٹھے اور بس کے اڈے پر پہنچ گئے۔ وہ دفتر شروع ہونے سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ نائب قاصد اور چوکیدار موجود تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر حیران ہوئے۔ شوکت رضا دفتر پہنچے تو ان کو بہت خوشی ہوئی۔ جب سپرنٹنڈنٹ صاحب آئے تو انہوں نے رفیق احمد کو دیکھ کر حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی۔ اب سارے دفتر والے رفیق احمد کے گرد جمع تھے۔ بھائی میں آپ سب کو حیرت ختم کر دیتا ہوں۔ میں دراصل دفتر کی ایک امانت واپس کرنے آیا ہوں۔ وہ امانت یہ سبز قلم ہے۔ لیجیے عبداللہ صاحب، اب یہ امانت آپ کے سپرد ہے۔ یہ کہتے ہوئے رفیق احمد نے قلم سپرنٹنڈنٹ عبداللہ کے سپرد کر دیا۔ عبداللہ نے سبز قلم کو چومتے ہوئے، میں اس امانت کی حفاظت کروں گا۔ وطن کے سپاہی تو سرحدوں میں بیرونی دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، جبکہ رفیق احمد جیسے رفیق وطن اندرونی دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ وطن کی ایک ایک امانت کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ اتنی دور سے یہ امانت واپس کرنے آئے ہیں، یہ معمولی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کے رفیق وطن بنائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ان دعائے کلمات میں آمین کہنے میں رفیق احمد کی آواز بھی شامل تھی۔ امانت کی واپسی پر رفیق احمد خود کو بھی ہلکا پھلکا محسوس کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ بس سے سوار اپنے گاؤں واپس جا رہے تھے، جہاں ان کے قائم کردہ اسکول میں مستقبل کے بہت سے معمار وطن ان کا انتظار کر رہے تھے۔